सक्सेस। सक्सेस की सबसे खास बात है वो मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। तो इसीलिए हमारे साथ बने रहिए और करते रहिए मेहनत। वेलकम टू आवर चैनल गुरु घंटान। तो जैसे कि हमने थ्योरी पार्ट कवर कर लिया है, तो अब उसी के लिए मैं आपके लिए लेके आई हूँ क्वेश्चन सीरीज। आज हम कवर करने वाले हैं सेमीकंडक्टर। तो आप सभी लोग ट्राई करिएगा कि मेरे आंसर से पहले आपको आंसर मिल जाए, क्योंकि तभी आपको पता चलेगा कि आपने वो चीज आपको समझ आई है या नहीं आई है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, amorphous solids have structure। amorphous solid, आपको सभी को पता है कि सॉलिड स्टेट होता है जिसमें हमने दो स्ट्रक्चर पढ़े थे, amorphous एंड क्रिस्टलाइन। अब उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है? amorphous का पर्टिकुलर कैसा होगा? इरेगुलर होगा या रेगुलर? यस। तो amorphous solids का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है? इरेगुलर होता है। नाउ सेकंड क्वेश्चन, a crystal diode utilizes characteristic for rectification। जो डायोड होता है वो रेक्टिफिकेशन के लिए कौन सी कैरेक्टरिस्टिक यूज करेगा? फॉरवर्ड या फिर रिवर्स? ओके, लेट्स चेक योर आंसर। यस, तो वो कौन सी कैरेक्टरिस्टिक यूज करता है? फॉरवर्ड। देन थर्ड, द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ द लैटिस इज नोन एज। आपको सभी को याद है हमने तीन टाइप के लैटिस स्ट्रक्चर पढ़े थे, सिंपल क्यूबिक, एफसीसी और बॉडी स्ट्रक्चर। तो इनका जो स्मॉलेस्ट पोर्शन होता है वो क्या चीज होती है? यस, तो वो होता है अपना यूनिट सेल। ठीक है, यहाँ पर मैं एक और पॉइंट ऐड करना चाहूंगी। जो अपना इफेक्टिव नंबर होता है, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम कितना प्रेजेंट है एक यूनिट सेल में, सिंपल क्यूबिक में, फेस सेंटर्ड में और बॉडी सेंटर्ड में, वो आप सभी को याद रख लेना। हो सकता है कि उससे रिलेटेड आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछ ले एट ए टाइम। ठीक है, क्योंकि जनरली क्या होता है ना कि आपसे एक क्वेश्चन पूछा, अगर आपने इसका आंसर दिया तो देन ओके, और वहीं पर क्या होता है कि उन्हें याद आ गया लेटेस्ट, तो वो सोच लेंगे अच्छा तीन टाइप के लेटेस्ट होते हैं, आपको पता है कि नहीं? तो वो भी आपको पता होना चाहिए उससे रिलेटेड। ठीक है। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज रेजिस्टिविटी? तो रेजिस्टिविटी क्या होता है? रेजिस्टेंस पढ़ा है हमने, रेजिस्टिविटी पढ़ा है। तो रेजिस्टिविटी क्या, जो करंट फ्लो होता है उसमें जो अपोजिशन क्रिएट होता है उसे हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी। ठीक है, और हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं? R इज इक्वल्स टू रो एल बाय ए, जहां पर जो रो होता है वो क्या होता है? हमारा रेजिस्टिविटी होती है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं एक बारी। रेजिस्टिविटी, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर ऑफ यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया and unit length, a characteristic property of each material. Resistivity is useful in comparing various materials on the basis of their ability to conduct electric currents। अब देखो ये लास्ट पॉइंट लिखा है कि कंपेयर करने में भी काम में आता है। तो ये कैसे हम बता सकते हैं कि अगर कोई एक मटेरियल जिसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा है और कोई एक मटेरियल बी है जिसकी रेजिस्टिविटी कम है, तो जिसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी मतलब कि उसमें करंट फ्लो कम होगा, क्योंकि उसमें अपोजिशन ज्यादा क्रिएट हो रहा है। ठीक है, तो उसकी कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो ऐसे हम कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज डोनर एटम? तो ये नाम से ही समझ में आ रहा है, ऐसा एटम जो डोनेट करे। अब एटम है तो वो क्या डोनेट कर सकता है? प्रोटॉन तो डोनेट करेगा नहीं, तो क्या डोनेट करेगा? इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे एटम जिनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो और जिनके पास एबिलिटी होगी वो अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर सके, उन्हें क्या बोलते हैं? डोनर एटम। लेट्स सी द डेफिनेशन। An impurity atom in a semiconductor which can contribute or donate one or more conduction electrons to the crystal by becoming ionized and positively charged। ये जरूरी नहीं है कि वो एक ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, वो एक से ज्यादा भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। तो वो आयोनाइज हो जाएगा या फिर वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, क्योंकि अगर उसके पास से नेगेटिव चार्ज गया है तो क्या बचेगा? उसके पास कमी हो जाएगी। कमी हो जाएगी तो वो कैसे शो करते हैं? हम पॉजिटिव से शो करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एक्सेप्टर एटम्स? अब जैसे हमने देखा डोनर एटम, तो अब ऐसे ही एक्सेप्टर एटम क्या होंगे? जो कि इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते होंगे, राइट? तो उन्हें हम बोलेंगे एक्सेप्टर एटम। तो एन एटम विच सब्स्टिट्यूट्स फॉर अ रेगुलर एटम of the material but has one less valence electron may be expected to be an acceptor atom। मतलब कि जैसे कि आप मान लो जो एटम होता है उसका कॉन्फ़िगरेशन 8 है, लेकिन उसके पास जो इलेक्ट्रॉन है वो 7 है, तो ये क्या हो जाएगा? एक एक्सेप्टर एटम हो जाएगा, क्योंकि इसके पास कमी है तो वो एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज डिप्लीशन रीजन? डिप्लीशन रीजन क्या होती है? पहले याद करो कि हमने डिप्लीशन रीजन कहाँ पे पढ़ा था। यस, तो डिप्लीशन रीजन में आया था पीएन जंक्शन डायोड में। तो देखते हैं इसकी डेफिनेशन। When an electron diffuses from N to P, it leaves behind a positive charge on the N side. These space charge
region on either side of the junction together is known as the depletion region। आप सभी लोग याद करो कि हमने पीएन जंक्शन डायोड में पढ़ा था कि डिप्लीशन रीजन कैसे क्रिएट होती है। जो कंसंट्रेशन होता है इलेक्ट्रॉन और होल का वो अनबैलेंस होता है, तो सबसे पहले चार्जेस फ्लो करते हैं, उसके वजह से एक ऐसी स्टेज आती है जहां पर दोनों तरफ कंसंट्रेशन सेम हो जाता है, और एक स्टेट हमें मिलता है डिप्लीशन रीजन, जहां पर क्या होता है इमोबाइल चार्जेस होते हैं, और वहां पर स्पेस चार्जेस जो होते हैं वो कितना होगा, मतलब उनका अगर अपन ओवरऑल चार्ज देखेंगे तो वो क्या होता है, जीरो होता है। तो उस रीजन को हम बोलते हैं डिप्लीशन रीजन। ओके, नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो अभी आपको ये याद आया होगा, मैंने पीएन जंक्शन पढ़ाया है, अभी जो मैंने पूरा एक्सप्लेन किया उससे आपको याद आ गया होगा कि जब कंसंट्रेशन में चेंजेस होता है तब कौन सा करंट होता है, यस तब हमको मिलता है डिफ्यूजन करंट। और जो डिप्लीशन रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है उसकी वजह से हमें कौन सा करंट मिलता है, उसकी वजह से हमें मिलता है ड्रिफ्ट करंट। और वो जो वेलोसिटी होती है उसे हम क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो the average velocity attained by the charged particles in a material due to an electric field is known as drift velocity। अब यहीं से आपसे वो पूछ सकते हैं कि SI यूनिट क्या होगी। तो आपको क्या याद रखना है बेसिकली कि वेलोसिटी है तो वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम मतलब कि डिस्टेंस नहीं बोलेंगे वेलोसिटी में, वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो वो क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड। ओके, नाउ टाइप्स ऑफ मटेरियल। तो मटेरियल कौन कौन से टाइप्स के होते हैं, तो ये हमने स्टार्टिंग में देखा था कि दो टाइप के मटेरियल होते हैं, कौन कौन से, एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन। तो एक एक आप एग्जांपल भी याद रख लीजिएगा कि कौन सा होता है। तो क्रिस्टलाइन का एग्जांपल हो गया NaCl, और अमॉर्फस का क्या हो जाएगा, क्वार्ट्ज और सिलिकॉन। अब यहाँ पर आपको ये भी पूछ सकते हैं कि सेमीकंडक्टर में जो सिलिकॉन और जर्मेनियम है वो कौन से मटेरियल होते हैं। तो ये हमने वीडियो लेक्चर में कवर किया है, अगर किसी को नहीं पता है तो आप वीडियो जाकर देख सकते हैं। ओके, नाउ 11th क्वेश्चन, व्हाट इज इंसुलेटर। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, ये हम सभी लोग 11th और मैं कहूंगी 9th 10th से पढ़ते आ रहे हैं। तो इंसुलेटर बेसिकली क्या होते हैं, सबसे पहले तो हमारे दिमाग में आता है कि भाई इंसुलेटर वो होते हैं जिसमें कोई करंट फ्लो नहीं होता है, तो यस दैट इज करेक्ट। नाउ लेट्स द डेफिनेशन। Insulator are material that hinder the free flow of electron from one particle of the element to the another। अगर हमें डेफिनेशन के टर्म्स में बोलना होगा तो हम ऐसे बोलेंगे कि जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मतलब कि जो फ्लो ऑफ करंट है वो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं होता है, वो हिंडर हो जाता है, उसी पार्टिकल को हम, उसी मटेरियल को हम बोलेंगे क्या, इंसुलेटर। जिसमें ये प्रॉपर्टी शो होगी उसे हम बोलेंगे इंसुलेटर। नाउ सेमीकंडक्टर। तो हमने पढ़ा था इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर एंड कंडक्टर। तो इंसुलेटर देख लिया जहां पर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन बिल्कुल रेस्ट्रिक्ट रहता है, कंडक्टर जहां पर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन एकदम परफेक्ट होगा, और सेमीकंडक्टर सेमी से समझ में आ रहा है ये बीच का होगा इन दोनों का, तो यस दैट इज व्हाट। तो a semiconductor is a material whose electrical conductivity is between that of conductor and an insulator। ओके, अब यहाँ पर हो सकता है कि एग्जामिनर आपसे पूछ ले कि ऑन द बेसिस ऑफ बैंड गैप थ्योरी के बेसिस पे अगर आपको एक्सप्लेन करना है तो सेमीकंडक्टर को आप कैसे एक्सप्लेन करोगे, या फिर कंडक्टर को एक्सप्लेन करना है तो कैसे एक्सप्लेन करोगे। तो वहां पर आपको याद हो हमने पढ़ा था फॉरबिडन एनर्जी गैप, तो आपको वो पॉइंट लेके आपको एक्सप्लेन करना रहेगा। और एक और पॉइंट आपसे वो क्या पूछ सकते हैं कि इनका जो गैप होता है वो क्या होता है। तो अगर आपको ये नहीं पता है तो ये चीज कवर हो चुकी है ऑलरेडी वीडियो में, तो आप वहां पर जाके देख सकते हैं। बाकी एक बार मैं बता देती हूँ कि क्या होता है। तो देखो इंसुलेटर में क्या होता है, फॉरबिडन एनर्जी गैप बहुत ज्यादा होता है, सेमीकंडक्टर में इन दोनों के बीच का होता है, और जो हमारा कंडक्टर होता है वहां पर फॉरबिडन एनर्जी गैप क्या हो जाता है, ओवरलैप कर जाता है। ठीक है, अब ये जो एग्जैक्ट इसका जो एनर्जी गैप होती है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है, अब वो कितना होती है या उसके लिए आपको वीडियो देखना पड़ेगी। ठीक है, फिर द एलिमेंट्स मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन सेमीकंडक्टिंग डिवाइस आर सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। ये आपको सभी को पता है, हमने पूरे चैप्टर में सिलिकॉन और जर्मेनियम के बारे में ही पढ़ा है। ठीक है, तो ये तो आपको अब याद ही हो गया होगा कि सेमीकंडक्टर के एग्जाम्पल क्या है। नाउ कंडक्टर। तो अब जैसे कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि कंडक्टर क्या होता है, तो हम डायरेक्ट डेफिनेशन देख लेते हैं। An electrical conductor is defined as material that allow electricity to flow through them easily। मतलब कि जिसमें कोई भी ऐसे हमें कोई कमी, मतलब कमी तो नहीं बोलेंगे, मतलब जैसे कि क्या होगा कि कोई मतलब इजीली फ्लो कर जाएगा। जैसे पता ही है कि कंडक्टर क्या होता है, अब कंडक्टर के एग्जांपल आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, नाउ 14th क्वेश्चन, टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। ये हमने चैप्टर में कवर किया है कि टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर क्या होते हैं। आई होप आप सभी को आंसर आ गया होगा, जिसको नहीं आया वो देख लो। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक।
एक्सट्रिंसिक फर्दर डिवाइड हो जाता है दो में, पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप। इसको हमने बहुत अच्छे से समझा है कि कौन सा सादा पानी होता है और कौन सा नींबू पानी होता है। तो जिसको पता है वो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताए कि सादा पानी कौन सा सेमीकंडक्टर होगा और नींबू पानी कौन सा सेमीकंडक्टर होगा, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। ओके, नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब जैसे कि मैंने बोला सादा पानी और नींबू पानी, तो इसके लिए तो आप बताएंगे, लेकिन मैं बेसिक डेफिनेशन में बता देती हूँ कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या है। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मतलब कि क्या, जो कि प्योर सेमीकंडक्टर हो, एकदम प्योर जो सेमीकंडक्टर होता है, सिंगल एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है, उसके अलावा कुछ और प्रेजेंट नहीं है, तो इट इज अ प्योर सेमीकंडक्टर विदाउट एनी सिग्निफिकेंट डोपेंट स्पीशीज प्रेजेंट। अब किसी को ये डोपेंट वर्ड समझ में नहीं आ रहा होगा, तो मैं बता देती हूँ कि डोपेंट मतलब कि क्या होता है, जो हम इम्प्यूरिटीज वगैरह ऐड करते हैं उस प्रोसेस को जो बोलते हैं ना, उसे हम बोलते हैं डोपिंग। तो अब जो एलिमेंट होगा उसे हम क्या बोलेंगे, डोपेंट। ठीक है, तो डोपेंट स्पीशीज वो होगी। तो इंट्रिंसिक एकदम प्योर होता है, उसमें कोई दूसरा एलिमेंट नहीं होगा, मतलब कि अगर सिलिकॉन है तो सिलिकॉन रहेगा, जर्मेनियम है तो जर्मेनियम रहेगा। ऐसे नहीं होगा कि सिलिकॉन में बोरॉन डाल दिया या फिर सिलिकॉन में हमने नाइट्रोजन डाल दिया, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, अब एक्सटेंसिक, तो एक्सटेंसिक मतलब कि क्या, अब हमने एक को डिवाइड किया प्योरिटी के बेसिस पे, तो ऑब्वियसली एक्सटेंसिक क्या होगा, जिसमें इम्प्योरिटीज ऐड होंगी। तो अब ये इम्प्योरिटीज ऐड होती है, तो an extrinsic semiconductor as those semiconductors that come into existence when a small amount of chemical impurity is added to intrinsic semiconductor। इंट्रिंसिक में हमने थोड़ी बहुत इम्प्योरिटी ऐड कर दी, तो क्या बन गया, वो एक्सट्रिंसिक बन गया। जैसे कि सिलिकॉन को हमने डोप कर दिया किससे, एल्यूमिनियम से, तो ये एक एक्सटेंसिक सेमीकंडक्टर बन जाएगा, क्योंकि हमने उसमें एल्यूमिनियम की इम्प्योरिटी डाल दी। अब यहाँ पे एल्यूमिनियम क्या हो गया, डोपेंट स्पीशीज हो गई। ठीक है, अब इसी के बेसिस पे क्या हो जाएगा ना, कि या तो हमने 14 ग्रुप में कोई ऐसा एलिमेंट मिला है जो कि एक्सेप्टर हो, मतलब कि जो कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता हो, या फिर कोई ऐसा एटम, या फिर कोई ऐसा एटम मिला है जो कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं, जो डोनेट करता हो। तो इसीलिए इसके दो फर्दर डिवीजन रहते हैं, एन और पी। देखते हैं हम, तो टाइप्स ऑफ एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि दो टाइप के होते हैं, पी टाइप और एन टाइप। नाउ व्हाट इज डोपिंग। तो डोपिंग क्या होता है, ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ कि डोपिंग क्या होता है, कि जब भी कोई प्योर सब्सटेंस है उसमें हमने कोई इम्प्योरिटी ऐड करती है, ये जो पूरी प्रोसेस होती है इसे हम बोलते हैं डोपिंग। और जो एलिमेंट्स हम ऐड करते हैं, मतलब एज ए इम्प्योरिटी जो हम एलिमेंट ऐड करते हैं उसे हम बोलते हैं डोपेंट स्पीशीज। लेट्स सी द डेफिनेशन, the adding of impurities in pure semiconductor is called doping, as simple as that। नाउ व्हाट इज पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, जहां पर आपको मतलब की कमी है आपके पास, आपको एक्सेप्ट करने की जरूरत है, मतलब कि 14 ग्रुप में हमने किसके कौन से एलिमेंट डोप करवा दिए, हमने डोप करवा दिए 13 ग्रुप के, तो उसे हम बोलेंगे पी टाइप सेमीकंडक्टर। एन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर व्हिच हैज बीन डोप्ड विद इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एटम्स इज कॉल्ड अ पी टाइप सेमीकंडक्टर। ओके, अब जिसको पी टाइप समझ में आ गया उसको एन टाइप भी समझ में आ जाएगा। तो आप सभी लोग बताओ एन टाइप में क्या होगा। यस तो एन टाइप में क्या होगा, हम इलेक्ट्रॉन डोनर वाले एटम्स डाल देंगे, मतलब कि हम 14 ग्रुप में 15 ग्रुप की इम्प्योरिटीज ऐड कर देंगे, तो वो क्या बन जाएगा, एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब अगर मान लो किसी ने एग्जांपल पूछ के आपसे कि एन टाइप सेमीकंडक्टर का एग्जांपल दो, तो आपको सिंपली क्या बोलना है ना, कि 14 ग्रुप के एलिमेंट्स, कोई भी एक एलिमेंट उठा लो, गैलियम उठा लिया हमने जैसे कि, और उसको हमने किससे मिक्स करवा दिया, 15 ग्रुप के कोई एलिमेंट से, तो ये जो कंपाउंड बनेगा उसे उसका नाम बोल दीजिए आप, तो वो क्या हो जाएगा, एन टाइप। और ऐसे ही आप 14 में 13 को मिक्स करके बोलेंगे तो वो क्या हो जाएगा, पी टाइप। ओके, एक दो एग्जांपल आप लोग देख लीजिएगा इसके। नाउ व्हाट इज वैलेंस बैंड। जैसे कि हमने पढ़ा है बैंड गैप थ्योरी में वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। तो वैलेंस बैंड क्या होता है, जहां पर इनिशियली वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो वो होता है वैलेंस बैंड। So the valence band is the highest range of electron energies in which electrons are normally present at absolute zero temperature। मतलब कि अभी उनको हमने कोई एनर्जी वगैरह कुछ नहीं दी है, बस वो प्रेजेंट है एज इट इज, मतलब कि जो इनिशियल स्टेज होती है उनकी, वो। ठीक है, नाउ व्हाट इज फर्मी लेवल इन सेमीकंडक्टर। ये बहुत बहुत ज्यादा बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि फर्मी लेवल क्या होता है, तो इसको आप, ये बहुत सिंपल भी है लेकिन भूल जाते हैं बच्चे, पता नहीं क्यों, लेकिन ये बहुत ज्यादा बार पूछा है, तो इस पे आप जरूर फोकस करिएगा। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। तो द हाईएस्ट एनर्जी लेवल एट जीरो केल्विन, the highest energy level at zero Kelvin is known as Fermi level and corresponding energy to this is called Fermi energy। Okay, तो जीरो केल्विन पे, ठीक है, हम यहाँ केल्विन में बात करें, सेल्सियस में बात नहीं कर रहे, तो केल्विन, जीरो केल्विन पे जो भी हाईएस्ट एनर्जी लेवल होगा
उसे हम बोलते हैं फर्मी लेवल, और उससे एसोसिएटेड जो भी एनर्जी होती है उसे हम बोलते हैं फर्मी एनर्जी। ओके। हु इज इनडायरेक्ट बैंड गैप मटेरियल। अब जैसे कि बैंड गैप मटेरियल जो होते हैं वो कौन कौन से होंगे, तो इनडायरेक्ट बोला है मतलब कि सिंगल एलिमेंट्स, जो भी सेमीकंडक्टर है उसमें सिंगल एलिमेंट जो भी होंगे वो क्या होंगे, इनडायरेक्ट, तो सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। ठीक है। अगर यहीं पे डायरेक्ट पूछ लें, जो कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो व्हाट इज द डायरेक्ट बैंड गैप मटेरियल, तो डायरेक्ट बैंड गैप जो कोई भी दो सेमीकंडक्टर मतलब एक्सटेंसिव का एग्जांपल आप दे दो तो वो क्या हो जाएंगे, डायरेक्ट बैंड गैप। जैसे कि हमने दे दिया इंडियम आर्सेनाइड, गैलियम आर्सेनाइड। ठीक है। ये आपको सिंबल पता होना चाहिए, केमिस्ट्री में हमने पढ़ के रखा है। तो अगर किसी ने अगर नाम पूछ लिया कि जैसे आपने बोल दिया GaAs, तो वो क्या समझेंगे, तो वहां पर आपको नाम बोलना होगा। ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि Ga क्या होता है गैलियम और As क्या होता है आर्सेनाइड। तो गैलियम आर्सेनाइड और इंडियम आर्सेनाइड। ठीक है। ये होता है डायरेक्ट बैंड गैप, और इनडायरेक्ट हमने देखा सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज जंक्शन। अब ये तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि पीएन डायोड में आएगा जंक्शन। अब जंक्शन कब आता है, जब हम दो उनको मिलाते हैं, दो सेमीकंडक्टर जैसे एक पी टाइप को और एक एन टाइप को जब मिलाते हैं तब वहां पर जंक्शन क्रिएट होता है। तो a PN junction is an interface or a boundary between two semiconductor material types, namely the P type and the N type inside the semiconductor. Okay. Now next, what is PN junction diode? पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है, ये हमने बहुत अच्छे से स्टिमुलेशन से देखा था कि इसकी वर्किंग एंड ऑल कैसे। अगर किसी ने अभी तक नहीं देखा है तो आप वहां पर जरूर जाके देख लीजिए, वीडियोस डल चुकी है। तो आप अगर वो पहले देखेंगे और उसके बाद क्वेश्चन सीरीज करेंगे तो अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। ओके। So a PN junction diode is formed when a P-type semiconductor is fused to an N-type semiconductor, creating a potential barrier voltage across the diode junction. ठीक है। जब हम P टाइप को N टाइप से फ्यूज करते हैं तो PN जंक्शन डायोड मिलता है। नाउ हमने देखा था पीएन जंक्शन डायोड जो है वो दो टाइप्स के होते हैं, एक फॉरवर्ड बायस और एक रिवर्स बायस। तो फॉरवर्ड बायस क्या होता है, जब हम पी को कनेक्ट करते हैं बैटरी के पॉजिटिव से, और जब हम पी को कनेक्ट कर देते हैं बैटरी के नेगेटिव से तो वो बन जाता है रिवर्स बायस्ड। ओके। तो वही सिंपल डेफिनेशन, द पी टाइप इज कनेक्टेड विद द पॉजिटिव टर्मिनल एंड द एन टाइप इज कनेक्टेड विद द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। अब यहाँ मेंशन नहीं है तो ये आपको समझ जाना है कि बैटरी से कनेक्ट करेंगे, ऐसा नहीं कि हम कहीं भी हवा में कनेक्ट कर देंगे, बैटरी होगी, बैटरी से कनेक्ट करेंगे। नाउ रिवर्स बायस, तो रिवर्स बायस में बता चुकी हूँ कि रिवर्स बायस में क्या है, जब हम पी टाइप को कनेक्ट कर देंगे नेगेटिव टर्मिनल से एंड एन टाइप को कनेक्ट कर देंगे पॉजिटिव टर्मिनल से, किसके, बैटरी के, तो वो क्या बन जाएगा, रिवर्स बायस। अब इसकी पूरी प्रॉपर फंक्शनिंग क्या होती है, मान लो आपसे पूछ लिया कि रिवर्स बायस में करंट कौन से, करंट कैसे फ्लो होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि करंट जो है वो वहां पर माइक्रो एम्पियर में फ्लो होता है, इतना कम फ्लो होता है, क्यों कम फ्लो होता है ये पूछ सकते हैं, तो इसका रीजन जो है वो आपको वीडियो में मिल जाएगा। देन आपको फॉरवर्ड बायस में पूछ सकते हैं कि फॉरवर्ड बायस में करंट जो है वो फ्लो होता है तो उसकी यूनिट क्या होती है, तो उसकी यूनिट क्या होती है वो आपको पता होना चाहिए कि उसकी यूनिट मिली एम्पियर होती है। अब आपको अगर यही नहीं पता कि मिली एम्पियर बड़ा है या माइक्रो एम्पियर बड़ा है तो आप वहीं कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये आपको छोटी छोटी चीजें पता होना चाहिए जिससे कि आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ओके। यस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज आइडियल डायोड। तो जैसे कि हमने देखा है कि हर चीज में आइडियल और प्रैक्टिकल होता है, तो आइडियल डायोड क्या होगा, तो आइडियल डायोड होता है एक्ट एज अ परफेक्ट कंडक्टर और परफेक्ट इंसुलेटर। मतलब कि जब परफेक्ट कंडक्टर होगा तो उसमें करंट एकदम अच्छे से फ्लो होगा, और जब इंसुलेटर होगा तो उसमें करंट एकदम जीरो होगा, मतलब कोई अप्रॉक्स कुछ नहीं, जीरो मतलब जीरो। ठीक है। तो वो चीज क्या हो जाती है, आइडियल। और अगर हम देखेंगे रिवर्स बायस और फॉरवर्ड बायस, तो रिवर्स बायस में हमने देखा था कि करंट हमें माइक्रो एम्पियर में मिल रहा था, मतलब कि कुछ थोड़ा बहुत अमाउंट हमें मिल ही रहा था। लेकिन अगर आइडियल केस की अगर हम बात करें तो वहां पर करंट एकदम जीरो हो जाएगा, मतलब कि हमें वहां पर कोई करंट नहीं मिलेगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, आइडियल डायोड। नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज प्रैक्टिकल डायोड। तो प्रैक्टिकल डायोड क्या होगा, जहां पर हमें रिवर्स बायस में थोड़ा बहुत करंट मिलेगा और जो कि परफेक्ट कंडक्टर और परफेक्ट इंसुलेटर की तरह काम नहीं करेगा। जैसे कि हम देखते हैं कि कोई भी चीज एकदम परफेक्ट नहीं होती है, तो वही हमारा क्या होगा, प्रैक्टिकल वाली चीज। तो practical diodes cannot act as a perfect conductor and perfect insulator. Practical diode draws very low current when reverse biased. तो ये हमने देखा था कि जब रिवर्स बायस होता है तब हमें कौन सा मिलता है, माइक्रो एम्पियर। तो जब हमें कुछ करंट मिल रहा है तब हम उसे बोलेंगे प्रैक्टिकल डायोड, जब एकदम ही जीरो है तब हम उसे बोलेंगे आइडियल डायोड। मतलब कि आइडियली हमें करंट नहीं मिलना चाहिए लेकिन फिर भी हमें कुछ ना कुछ करंट मिलता है। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज नी वोल्टेज। तो नी वोल्टेज होता क्या है, तो सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए कि ये कहाँ पर आता है, तो ये आता है अपना
जब हमने पढ़ा था पीएन जंक्शन डायोड में फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस, वहां पर ये टर्म यूज होती है। तो देखते हैं क्या होता है ये। तो नी वोल्टेज इज द फॉरवर्ड वोल्टेज एट विच द फ्लो ऑफ द करंट थ्रू द पीएन जंक्शन ऑफ द डायोड इंक्रीजेस रैपिडली। अगर आप सभी को यहाँ पर ग्राफ दिमाग में आ रहा हो तो कैसे बनता है कि यहाँ पर ऐसे लाइन बनती है, मतलब कि वाई एक्सिस एक्स एक्सिस हो गया। उसके बाद देखते हैं फॉरवर्ड बायस में कि धीरे पहले तो जो करंट है वो एकदम ही थोड़ा थोड़ा बढ़ता है, देन सडन एक पॉइंट आता है, उसके बाद वो इंक्रीज हो जाता है। तो वो जो पॉइंट होता है, वो जो वोल्टेज होता है, उसे हम बोलते हैं नी वोल्टेज। जहां से करंट जो है वो रैपिडली इंक्रीज हो जाता है, उस वोल्टेज को बोला जाता है नी वोल्टेज। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ब्रेकडाउन वोल्टेज। तो ब्रेकडाउन वोल्टेज सबसे पहले हमें कहाँ देखने को मिलेगा, तो सबसे पहले हमें ब्रेकडाउन वोल्टेज देखने को मिलता है जेनर डायोड में। ठीक है, जेनर डायोड की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, जेनर डायोड क्या होता है, ये हम आगे देखने वाले हैं। ठीक है, तो when the reverse voltage reaches a certain value, this resistance drops and the diode conducts in reverse biased mode. The potential at which these occur is called the breakdown voltage. मतलब बेसिकली आप कैसे रिलेट कर सकते हैं कि नी वोल्टेज जनरली कहाँ मिलता है हमें फॉरवर्ड बायस में, लेकिन अगर वही वोल्टेज अगर हमें रिवर्स बायस में चाहिए तो हम क्या बोलेंगे, ब्रेकडाउन वोल्टेज बोलेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज सिलिकॉन पोटेंशियल बैरियर वोल्टेज। ये आपको याद होना चाहिए, ये बहुत ही मतलब बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है ये कि सिलिकॉन का क्या होता है। तो सिलिकॉन का 0.7 वोल्ट होता है, और वैसे ही जर्मेनियम का क्या होता है, तो जर्मेनियम का हम देख लेते हैं। तो जर्मेनियम का जो पोटेंशियल बैरियर वोल्टेज होता है वो होता है 0.3 वोल्ट। ठीक है, तो सिलिकॉन का क्या हो गया 0.7 वोल्ट, और जर्मेनियम का क्या हो गया 0.3 वोल्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटीज। तो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटीज में कौन से ग्रुप के एलिमेंट्स डालेंगे। मतलब कि पीरियोडिक टेबल में 13 ग्रुप के एलिमेंट्स होंगे, 14 ग्रुप के एलिमेंट्स होंगे, या 15 ग्रुप के एलिमेंट्स होंगे। ओके, तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि कौन सा होगा, पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटीज कौन सी होगी। यस, तो देखते हैं आप लोगों ने सही जवाब दिया है कि नहीं। तो पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटीज impurity atom with 5 valence electron produces n-type semiconductor by conducting extra electron। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोल रहा है, तो 5 किसके पास होते हैं, नाइट्रोजन ग्रुप के पास, मतलब कि कौन सा ग्रुप हो गया 15 ग्रुप। यस, तो जिसने 15 ग्रुप आंसर किया था उनका सभी का सही है। नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटीज। अब जैसे हमने पेंटावैलेंट बोला कि 5 होना चाहिए, तो ऐसे ही आप लोग बताओ कि ट्राईवैलेंट के लिए कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। यस, तो ट्राईवैलेंट के लिए हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। और यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, ये होल्स प्रोड्यूस करेगा और इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाती है, इसमें डेफिशिएंसी हो जाती है। अब ये इम्प्योरिटीज के लिए हम कौन से ग्रुप के एलिमेंट्स को ऐड करते हैं, 13 ग्रुप के एलिमेंट्स को, मतलब कि बोरॉन फैमिली। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज इम्प्योरिटीज। अब हमने इम्प्योरिटीज ऐड कर दी, ठीक है, पेंटावैलेंट ट्राईवैलेंट, लेकिन इम्प्योरिटीज होती क्या है। तो ये सभी को पता है कि इम्प्योरिटी क्या होती है, जो कि एक प्योर सब्सटेंस को इम्प्योर बना दे, वो क्या है इम्प्योरिटी। तो समथिंग दैट इज इम्प्योर और मेक समथिंग एल्स इम्प्योर। ठीक है, अब यहीं पे आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है इम्प्योरिटी से रिलेटेड कि डोपिंग क्या होती है, मतलब कि इम्प्योरिटी का यूज डोपिंग में कैसे है। तो इम्प्योरिटीज को ऐड करते हैं हम किसी प्योर सब्सटेंस में या फिर प्योर सेमीकंडक्टर में, तो उससे उसकी प्रॉपर्टीज में चेंजेस आ जाते हैं, मतलब जैसे कि उसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। तो ये जो पूरी प्रोसेस होती है ना, एडिंग ऑफ इम्प्योरिटीज इन प्योर सेमीकंडक्टर, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डोपिंग। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइप्स ऑफ ब्रेकडाउन इन रिवर्स बायस कंडीशन। तो अब जो हमारा रिवर्स बायस होता है, जैसे हमने पढ़ा है कि 2 टाइप की बायसिंग होती है, फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस। अब ये भी आपको पता है कि फॉरवर्ड बायस हम कैसे बनाते हैं, जब हम पॉजिटिव का बैटरी का पॉजिटिव कनेक्ट कर देते हैं पी से, तो फॉरवर्ड बन जाता है। जब हम बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल जो है उसको कनेक्ट कर देते हैं पी से, तो वो क्या बन जाता है, रिवर्स बायस। अब हमें यहाँ पूछ रहा है कि ब्रेकडाउन कौन कौन से होते हैं। तो 2 टाइप के ब्रेकडाउन होते हैं, जेनर ब्रेकडाउन और एवलांच ब्रेकडाउन। अब बेसिकली इन दो में डिफरेंस क्या है, तो देखते हैं। The avalanche breakdown occurs because of the ionization of electrons and the hole pair, whereas Zener breakdown occurs because of heavy doping. अब ये बहुत ही मेन कैरेक्टरिस्टिक है जेनर डायोड की कि जेनर डायोड में जो डोपिंग होती है वो बहुत हैवी होती है। तो इस हैवी डोपिंग की वजह से जो ब्रेकडाउन ऑकर होता है उसे हम बोलते हैं जेनर ब्रेकडाउन,
और जो इलेक्ट्रॉन और होल पेयर के आयोनाइजेशन से, मतलब जो उनके मूवमेंट से जो ब्रेकडाउन होता है, उसे हम बोलते हैं क्या, एवलांच ब्रेकडाउन। तो ये बेसिक डिफरेंस है जेनर ब्रेकडाउन और एवलांच ब्रेकडाउन। ये दोनों सेम, ऑलमोस्ट सेम है, बस ये बेसिक डिफरेंस है, ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज जेनर ब्रेकडाउन। तो अभी हमने देखा कि जेनर ब्रेकडाउन होता क्या है। तो जेनर ब्रेकडाउन बेसिकली पहले हमें पता चल गया किस वजह से होता है, हैवी डोपिंग की वजह से होता है। So the process in which the electrons move across the barrier from the valence band of p-type material to the conduction band of n-type material is known as Zener breakdown। मतलब कि आपने सभी ने देखा है कि रिवर्स बायस की जो कैरेक्टरिस्टिक होती है उसमें क्या होता है कि जो हमारा डिप्लीशन रीजन होता है उसकी जो विड्थ होती है वो क्या होती है, इंक्रीज हो रही होती है। लेकिन यहाँ पर क्या है, ब्रेकडाउन आ रहा है। ब्रेकडाउन आ रहा है तो क्या होगा कि नहीं, वो विड्थ जो है वो कम, मतलब विड्थ जो है वो कम हो जाएगी। तो बस ये जो क्या होता है कि मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है बैरियर के अक्रॉस, उसी को हम बोलते हैं जेनर ब्रेकडाउन। नाउ व्हाट इज एवलांच ब्रेकडाउन। तो एवलांच ब्रेकडाउन में देखा आयोनाइजेशन की वजह से होता है। द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग हाई वोल्टेज and increase in the free electrons or electric current in semiconductor and insulating materials is called an avalanche breakdown। तो जो भी इलेक्ट्रिक करंट और फ्री इलेक्ट्रॉन्स वजह से जो भी अपन हाई वोल्टेज वगैरह अप्लाई करते हैं उस वजह से जो ब्रेकडाउन ऑकर होता है उसे हम बोलते हैं एवलांच ब्रेकडाउन, ठीक है। तो ये हो गया जेनर ब्रेकडाउन और एवलांच ब्रेकडाउन। नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज जेनर डायोड। तो जेनर डायोड क्या होता है, जैसे कि हमने देखा था पीएन जंक्शन डायोड होता है, तो वैसे ही जेनर डायोड क्या होता है। तो सबसे पहली बात हमने क्या देख ली कि जेनर डायोड जो है वो हेवीली डोप्ड होता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, अ जेनर डायोड आल्सो नोन एज ब्रेकडाउन डायोड, क्योंकि इसमें ब्रेकडाउन ऑकर होता है, हेवीली डोप्ड होता है। और ये पर्टिकुलर किसके लिए बनाया जाता है, मतलब कि कब कंडीशन में काम करता है, तो ये रिवर्स बायस में काम करता है, ठीक है। इसका एक मेजर फंक्शन है जो कि हम अभी देखने वाले हैं, ओके। अभी नेक्स्ट वो क्वेश्चन आएगा आगे। नाउ नेक्स्ट 42, व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ जेनर डायोड। तो जेनर डायोड के एप्लीकेशन क्या है। तो सबसे पहले तो क्या है मेजर एप्लीकेशन, वोल्टेज रेगुलेटर का। अब वोल्टेज रेगुलेटर ये आपने 12th में भी पढ़ा होगा कि कैसे काम करता है, तो इतना डीप में नहीं जा रहे, बस हम ये बता देते हैं कि क्या होता है। जैसे कि अगर मान लो आपके घर पे फ्रिज है, ठीक है, और फ्रिज को चाहिए सिर्फ 120 वोल्ट, है ना, और जो सप्लाई है वो सप्लाई है 220 वोल्ट का। तो अब अगर आपने 220 वोल्ट दे दिया उस फ्रिज को, तो वो फ्रिज क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या करना है ना, हमें यहाँ पर किसका काम आएगा, जेनर डायोड का। तो जो एक्सेस वोल्टेज होगा वो अपने इधर अपने अक्रॉस ड्रॉप कर लेगा, मतलब कि वो सिर्फ लोड के अक्रॉस 120 जाने देगा, बाकी जितना भी वोल्टेज बचा है वो जेनर डायोड के अक्रॉस फॉल होगा। तो उसकी वजह से क्या होगा कि हमारा डिवाइस जो है वो खराब नहीं होगा, मतलब कि जो हमारा फ्रिज है वो खराब नहीं होगा। तो ऐसे जेनर डायोड का काम आता है, जिसको बोलते हैं वोल्टेज रेगुलेटर, मतलब कि एक तरीके से उसने वोल्टेज को क्या कर दिया, रेगुलेट कर दिया, ठीक है। देन व्हाट इज रेक्टिफायर। तो नाम से समझ में आ रहा है कि रेक्टिफायर मतलब किसी चीज को रेक्टिफाई करना। अब किस चीज को रेक्टिफाई करना, तो हम फिजिक्स में बात करेंगे। तो जो एसी होता है, मतलब कि जो हमारा डायरेक्शनल एसी होता है, जो टू वे होता है, उसे वो सिंगल डायरेक्शनल डीसी में कन्वर्ट कर देते हैं। मतलब कि जो अल्टरनेटिंग करंट बोल लो उसको वो डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। ये होता है रेक्टिफिकेशन, मतलब कि टू डायरेक्शन से सिंगल डायरेक्शन में कन्वर्ट करना। नाउ टाइप्स ऑफ रेक्टिफायर्स। तो रेक्टिफायर्स कौन कौन से टाइप के होते हैं, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेक्टिफायर। फर्स्ट वन इज हाफ वेव रेक्टिफायर एंड द सेकंड वन इज फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर जो है उसके फर्दर दो टाइप्स हो जाते हैं। पहला हो जाता है अपना कौन सा, फुल वेव रेक्टिफायर का, एक तो ब्रिज हो जाता है और दूसरा हो जाता है सेंटर टेप, ठीक है। अब अगर किसी ने मान लो यहाँ पर आपसे डिफरेंस पूछ लिया ना कि सेंटर टेप और ब्रिज में और फुल वेव में, सॉरी, फुल वेव में क्या डिफरेंस है, तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि ये दोनों ही किसके टाइप है, फुल वेव के टाइप है। बस क्या है कि दोनों ही फुल वेव की टाइप है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं, बस डायोड का डिफरेंस है कि जो सेंटर टेप है उसमें हम दो डायोड यूज करते हैं, वेयर एज इन ब्रिज वी यूज 4 डायोड्स, ओके। नाउ अब हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होता है। तो हाफ वेव रेक्टिफायर नाम से समझ में आ रहा है कि कोई ऐसी चीज होगी जिसको वो हाफली रेक्टिफाई करेगा। तो जैसे कि जो हमारा, आपने देखा होगा कि जो हमारी अल्टरनेटिंग साइनोसोडियल वेव होती है उसमें क्या होगा कि ऊपर भी मिलता है नीचे भी मिलता है, मतलब कि हमें ऊपर मिलेगा
एक ब्लॉक देन नीचे मिलेगा। तो जो नेगेटिव साइकिल्स होती है उसको ये रेक्टिफाई नहीं कर पाता है हाफ वेव, वो सिर्फ पॉजिटिव साइकिल्स को रेक्टिफाई कर पाता है, तो इसीलिए इसे हम बोलते हैं हाफ वेव। जैसे कि आप पढ़ सकते हैं, इट अलाउज ओनली हाफ साइकिल ऑफ एन एसी वोल्टेज वेव फॉर्म टू पास while blocking the other half cycle. Okay. What is the RMS voltage value of half wave rectifier? हाफ वेव रेक्टिफायर की RMS वोल्टेज क्या होगी? तो वो होता है V maximum by 2. Now what is the efficiency of half wave rectifier? ये आपको सभी को पता होना चाहिए कि क्या होती है। तो हाफ वेव रेक्टिफायर की इफिशियंसी जो है वो 40.6% होती है। इसकी इफिशियंसी इतनी कम होती है इसीलिए हमें फुल वेव रेक्टिफायर की जरूरत पड़ी थी, है ना। तो एक पॉइंट आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि इफिशियंसी इतनी कम है या फिर फुल वेव रेक्टिफायर की जरूरत क्यों पड़ी। तो रेक्टिफायर की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हाफ वेव की इफिशियंसी बहुत कम थी, है ना। नाउ नेक्स्ट, फुल वेव रेक्टिफायर। तो आप सभी लोग अब मुझे कमेंट करके बताओ कि फुल वेव रेक्टिफायर में क्या चीज होगी। दोनों वेव्स, ऑप्शन ए कि दोनों वेव्स जो है मतलब कि पॉजिटिव और नेगेटिव वो दोनों मिलेंगी, या फिर सिर्फ पॉजिटिव वाली मिलेगी या सिर्फ नेगेटिव वाली मिलेगी। तो आप आंसर में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ए बोथ, बी ऑप्शन पॉजिटिव, सी ऑप्शन नेगेटिव। ठीक है, ओके। तो देखते हैं अब आप लोगों के आंसर सही है या नहीं, आप लोगों को कुछ समझ आया है नहीं, इससे ये पता चल जाएगा। यस, तो इसका आंसर होगा बोथ, क्योंकि फुल वेव रेक्टिफायर है तो रेक्टिफायर दैट कन्वर्ट्स अल्टरनेटिंग करंट इनटू कंटिन्यूअस करंट एंड दैट यूटिलाइजेस बोथ हाफ्स ऑफ ईच साइकिल ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, टाइप्स ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर। ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि दो टाइप के फुल वेव रेक्टिफायर्स होते हैं, सेंटर टेप एंड द सेकंड वन इज ब्रिज रेक्टिफायर। देन 50, व्हाट इज सेंटर टेप ट्रांसफॉर्मर फुल वेव रेक्टिफायर। तो सेंटर टेप क्या होता है, तो center tape full wave rectifier is a type of rectifier which uses a center tape transformer and two diodes to convert the complete AC signal into DC signal. The AC source is connected to the primary winding of the center tape transformer. तो देखो, अब ये तो हमें पता है कि फुल वेव का है, मतलब फुल वेव के टाइप्स है, तो इसमें क्या होगा कि हमें दोनों ही आउटपुट मिलेंगे, मतलब कि दोनों वेव जो है वो रेक्टिफाई होकर हमें क्या मिल जाएगी, पॉजिटिव मिल जाएगी। अब लेकिन डिफरेंस क्या है, तो सेंटर प्लेट में क्या होता है ना कि प्राइमरी वाइंडिंग सेकेंडरी वाइंडिंग होती है, उसमें हम क्या करते हैं कि सेकेंडरी वाइंडिंग को टैप्ड कर देते हैं, मतलब कि जो है वो वायर उसको ऐसे कनेक्ट करते हैं, मतलब कनेक्ट नहीं करते, टैप्ड बोलते हैं ना, वो टैप करते हैं, तो इसलिए हम सेंटर टैप बोलते हैं, और वो सेंटर से होता है इसलिए उसे हम सेंटर टैप बोलते हैं। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट सेंटर टैप ट्रांसफॉर्मर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज पीआईवी। तो सबसे पहले पीआईवी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो पीआईवी होता है पीक इनवर्स वोल्टेज। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो refer to the maximum voltage or a diode or other device can withstand in the reverse bias direction before breakdown। मतलब कि देखो, पीक इनवर्स वोल्टेज, तो नाम से समझ में आ रहा है कि ये कोई सा वोल्टेज है। अब ये कौन सा वोल्टेज होगा, तो सबसे पहले ये कहाँ पर हमें मिलता है, ये रिवर्स बायस में मिलेगा। रिवर्स बायस में भी कौन से, उसमें जैसे कि हमने देखा ब्रेकडाउन वोल्टेज, तो ब्रेकडाउन वोल्टेज के जस्ट पहले जो भी मैक्सिमम वोल्टेज होगा उसे हम क्या बोलेंगे, पीक इनवर्स वोल्टेज। ठीक है, समझ में आया ये बात। अगर किसी को नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दो, तो उसको समझा दिया जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर। तो अभी हमने सेंटर टेप देखा, तो अब जो फुल वेव है ब्रिज वाला उसको क्या होगा, तो ब्रिज रेक्टिफायर इज अ टाइप ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर दैट यूजेस 4 or more diodes in a bridge circuit configuration to efficiently convert alternating current to the direct current। तो बस क्या होता है ना कि ब्रिज रेक्टिफायर में जैसे आपने व्हीटस्टोन ब्रिज देखा होगा उसी तरीके से 4 डायोड्स कनेक्टेड होते हैं। अब उसका जो मतलब उसकी जो वर्किंग होती है उसमें क्या हो जाता है ना कि जो आमने सामने वाले होते हैं वो एक टाइम पे वर्क करते हैं, फिर दूसरे टाइम पे जो दूसरे डायगोनल के डायोड्स होते हैं वो एक टाइम पे वर्क कर रहे होते हैं। क्योंकि ऐसा क्यों हो जाता है, क्योंकि एक डायोड फॉरवर्ड बायस हो जाता है, देन उसके बाद वाला रिवर्स हो जाता है, देन अगेन फॉरवर्ड, देन अगेन रिवर्स। ठीक है, तो इसी तरीके से ये वर्क करता है और हमें क्या मिल जाता है, रेक्टिफाइड आउटपुट। नाउ व्हाट इज द आरएमएस वोल्टेज वैल्यू फॉर ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर। तो अ फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट कन्वर्ट्स बोथ द पॉजिटिव और नेगेटिव हाफ्स, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं।
into a pulsating that has a value, तो उसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है 0.637। ये मैक्सिमम के टर्म्स में बात करेंगे तो इतनी होगी, लेकिन अगर हम आरएमएस की टर्म्स में बात करेंगे तो मैक्सिमम को √2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगी 0.9। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज इफिशियंसी ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर। हमने हाफ वेव रेक्टिफायर की इफिशियंसी देखी, सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि हाफ वेव रेक्टिफायर की इफिशियंसी कितनी होती है। ओके, नाउ लेट्स सी फुल वेव रेक्टिफायर की इफिशियंसी कितनी होती है। तो फुल वेव रेक्टिफायर की इफिशियंसी होती है 81.2%। तो आप सभी ने देखा कि फुल वेव हाफ वेव की जो इफिशियंसी थी उससे फुल वेव की इफिशियंसी बढ़ गई, और इफिशियंसी बढ़ गई मतलब कि यूजफुल काम ज्यादा हो रहा है, मतलब कि हमारे लिए वो अच्छी बात है, इसीलिए फुल वेव की हमें जरूरत पड़ी थी, है ना। नाउ व्हाट इज मैक्सिमम करंट ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर। तो मैक्सिमम करंट क्या होगा, तो मैक्सिमम करंट हम कैसे बोल सकते हैं, IRMS बाय √2, ऐसे बोल IRMS इंटू √2 बोल सकते हैं, या फिर हम उसकी वैल्यू से दे सकते हैं 0.637 और 0.9। ठीक है, नाउ टाइप्स ऑफ डायोड। तो टाइप्स ऑफ डायोड कौन कौन से हो गए, पीएन जंक्शन डायोड हो गया, लेजर हो गया, एलईडी। आपने सभी ने ये पढ़ के रखा है कि लेजर भी डायोड होता है, जेनर डायोड हो गया जो अभी हम पढ़ रहे थे। ठीक है, नाउ एप्लीकेशन डायोड्स। तो डायोड आपने देखा कि रेक्टिफिकेशन में काम में आता है, फिर ये क्लिपिंग क्लैंपिंग सर्किट्स में भी काम में आता है, लॉजिक गेट्स में आपने देखा है कि डायोड बहुत ज्यादा काम में आते हैं, फिर जो रिवर्स करंट प्रोटेक्शन है उसमें भी ये चीज डायोड्स काम में आता है। रिवर्स करंट प्रोटेक्शन मतलब कि क्या हो गया, ये जेनर डायोड के रिलेटेड हम बोल सकते हैं, है ना। देन व्हाट इज द मैक्सिमम करंट ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। तो मैक्सिमम करंट क्या होता है, IRMS इंटू √2। अब देखो क्या पूछ रहे हैं, व्हाट इज डीसी वोल्टेज ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। अब यहाँ पर वोल्टेज के ऊपर बात चल रही है, तो क्या होगा, आप डायग्राम में देखिए कि हमने ये जो इनपुट दिया और हमें ये आउटपुट मिलता है, तो क्या होता है कि एक टाइम के लिए हमें क्या मिलेगा, मैक्सिमम वोल्टेज मिलेगा, देन हमें 0 वोल्टेज मिलेगा सडन पर्टिकुलर एक टाइम पीरियड के लिए, फिर हमें वोल्टेज मैक्सिमम मिलेगा, फिर 0 मिलेगा, फिर मैक्सिमम मिलेगा। अब डीसी की बात कर रहे हैं तो डायरेक्ट करंट है, मतलब कि इसमें जो डायरेक्शन है वो चेंज तो होगी नहीं, तो हमें सिंपल क्या मिल जाएगा, मैक्सिमम। देखो ये जो मेरा कर्सर मूव कर रहा है उस पर ध्यान देना, मैक्सिमम, फिर नीचे आ गया 0, फिर मैक्सिमम, फिर 0, फिर मैक्सिमम। तो ऐसे ही क्या होगा ना, ये चेंजेस होता रहेगा। तो मतलब पहले इंक्रीज देन डिक्रीज, इंक्रीज डिक्रीज, इंक्रीज डिक्रीज, या फिर बोल सकते हैं मैक्सिमम टू 0, मैक्सिमम टू 0। ठीक है, तो ऐसे ही हाफ वेव में भी होता है और ऐसे ही फुल वेव में हो गया। लेकिन फुल वेव में क्या अंतर हो जाएगा कि ये वाली साइकिल भी ऊपर चली जाती है, तो हमें क्या होगा कि मिलेगा फिर 0 हो जाएगा, फिर मिलेगा फिर 0 हो जाएगा, फिर मिलेगा फिर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो, तो डीसी वोल्टेज में क्या हो जाएगा फुल वेव रेक्टिफायर में कि मैक्सिमम देन डिक्रीज टू 0। तो ये मैक्सिमम मिला, फिर यहाँ पर देखो वोल्टेज 0 हो गया, फिर मैक्सिमम मिला, फिर 0 हो गया, मतलब कि नहीं यहाँ पर क्या होगा, मैक्सिमम 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 ऐसा हो जाएगा। ठीक है, सो थैंक यू गाइज, यहाँ पर हमने अपनी सीरीज कंप्लीट कर ली है। हमने यहाँ पर 60 क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं, आज हमने 30 क्वेश्चन कवर किए हैं, और इसके पहले वाली वीडियो में 30 क्वेश्चंस कवर हो चुके हैं। तो जिसको नहीं पता है कि 30 क्वेश्चंस ऑलरेडी कवर हो चुके हैं, तो आप वो पार्ट 1 भी जाकर देख सकते हैं। अगर अब अगर किसी को कोई भी डाउट वगैरह है या फिर कोई क्वेश्चंस नहीं समझ में आया है, तो अभी भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, लेकिन मैं प्रेफर करूंगी कि आप वेबसाइट पर जाइए और वहां पर जाके हमें ईमेल करिए, ताकि आपके डाउट्स भी सेव रहेंगे, और वो फर्दर अगर आपको अगर और भी डाउट आता है तो उसके बाद वो क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर वो गायब हो सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए आप वेबसाइट पर जाइए और वहां पर जाके हमें ईमेल करिए। ठीक है, तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं लेके आऊंगी आपके लिए सेकेंड यूनिट, दैट इज की डायोड एंड डायोड सर्किट। तो जब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, घर पर रहिए, सेफ रहिए। ओके, बाय बाय।